हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीवी नॉलेज ऑफ लॉ। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ मुस्लिम लॉ का एक दूसरा टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। और आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम मैरिजेस जो हैं वो 1939 एक्ट के पर्सपेक्टिव से कैसे डिसॉल्व होती हैं और क्या राइट्स मिलते हैं, क्या ग्राउंड्स होते हैं मैरिज के। तो सबसे पहले तो हम इस एक्ट को समझ लेते हैं। इस एक्ट में हैं 6 सेक्शन, कोई चैप्टर्स नहीं हैं। ओके। और इस एक्ट का जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है, of this act states an act to consolidate and clarify the provisions of Muslim law relating to suits for dissolution of marriage by women married under Muslim law। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम विमेन जिनका मैरिज डिसॉल्व हो गया है उसके रिगार्डिंग जितने भी सूट्स हैं वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो हैं वो गवर्न किए जाएंगे। और दिस इज़ कंसोलिडेटेड एक्ट, इट मीन्स इट इज़ एग्जॉस्टिव इन इट्स ओन, इट डजेंट डिपेंड ऑन एनी अदर एक्ट। और इसकी जो प्रोविजंस है वो बहुत ही क्लियर हैं। तो एक्ट बेसिकली है क्या, ये हमें सेक्शन 1 बताता है। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। So the short title of the act is Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 and it extends to whole of India. Now section 2 is talking about grounds for decree of dissolution of marriage. कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें कि वो औरत जिसने अपना निकाह मुस्लिम लॉ के अंडर किया है वो बाय डिक्री अपने मैरिज जो है वो डिसॉल्व करा सकती है इन द कोर्ट। वो ग्राउंड्स जो हैं वो इसमें दिए गए हैं एंड वन बाय वन वी विल गो थ्रू द ग्राउंड्स। फर्स्ट वन, जहाँ हस्बैंड के दैट द वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। 4 साल से जब हस्बैंड का कुछ अता पता ही नहीं है, उस केस में डिजर्शन के ग्राउंड पे मुस्लिम वुमेन जो है वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। सेकेंड है दैट द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्टेड और फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल के लिए हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ को कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं की है, या तो वो प्रोवाइड कर नहीं पाया या उसने जानबूझ के नेग्लेक्ट कर दिया। थर्डली इम्प्रिजनमेंट, अगर हस्बैंड को 7 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है इन एनी केस, तो उस केस में वाइफ का जो है वो ग्राउंड क्रिएट हो जाता है डिवोर्स का। लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न हिंदू लॉ में नहीं है, इट्स अ डिफरेंस। सो अगर किसी भी पति को 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो उस केस में वाइफ जो है वो डिवोर्स ले सकती है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 3। क्लॉज 4 बात करता है मैरिटल ऑब्लिगेशन के बारे में। अगर कोई भी हस्बैंड विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं कर पाता है 3 साल तक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, उस केस में जो वाइफ है वो डिवोर्स ले सकती है। क्लॉज 4, अगर हस्बैंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यू टू डू सो, इस क्लॉज के एप्लीकेशन के लिए जो हस्बैंड है उसका एट द टाइम ऑफ मैरिज इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है। बाद में अगर वो इम्पोर्टेंट हो भी जाता है तो उसकी कोई रिलेटिबिलिटी इस क्लॉज के अंडर नहीं रहेगी। उसके बाद है सब क्लॉज 6, अगर हस्बैंड जो है वो इनसेन है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल से अगर जो हस्बैंड है वो पागल है और इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, या उसे लेप्रोसी है या कोई वायलेंट वेनल डिजीज़ है, तो उस केस में भी वाइफ जो है वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। एंड देयर इज़ ए एडिशन टू दैट फ्रेंड्स, दिस लेप्रोसी ग्राउंड जो है वो पुराने एक्ट में है। यहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 3 स्टार हैं, लेप्रोसी वर्ड को यहाँ से हटा दिया गया है और कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ये जो वर्ड है ये ओमिट किया गया है बाय द पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019। ओके, तो लेप्रोसी इज नो मोर अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट, पुबर्टी। क्लॉज 7 जो है वो पुबर्टी के बारे में बात करता है, दैट शी having given in marriage by her father or other guardian before she attained the age of 15 years। अगर 15 साल के होने से पहले ही उसकी शादी करती थी उसके फादर या गार्डियन ने,
तो जब वो 18 की एज अटेन करेगी तो वो अपनी मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ पुबर्टी, प्रोवाइडेड दैट द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड। लेकिन रेपुडिएशन तभी हो सकता है जब मैरिज जो है वो कंज्यूमेट ना हुई हो। क्लॉज 8 बात करता है क्रुएलिटी के बारे में कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को क्रुएलिटी से के साथ ट्रीट करता है, जैसे कि हैबिचुअली उसको असॉल्ट करता है और उसकी लाइफ मिजरेबल बनाता है बाय द क्रुएलिटी ऑफ कंडक्ट, और अगर वो क्रुएलिटी जो है भले ही फिजिकल ना हो, मेंटल हो, बट इट इज़ क्रुएलिटी, या फिर वो एविल रिप्यूट की जो विमेन हैं उनके साथ एसोसिएट करता है या इनफेमस लाइफ जीता है। एविल रिप्यूट विमेन वी कैन कंसिडर मिस्ट्रेस, इफ़ ही कीप्स मिस्ट्रेस और कीप, और या फिर वो फोर्स करता है उसे एक इमोरल लाइफ जीने के लिए, मे बी फोर्स हर इनटू प्रोस्टिट्यूशन। इन दैट केस ऑल्सो वाइफ हैज़ राइट टू फाइल फॉर डिवोर्स। और इन 8 ग्राउंड्स की फ्रेंड्स मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि आप इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लॉज 1, वेयर अबाउट्स ऑफ हस्बैंड, जहाँ नहीं पता चलते हैं, दैट इज डिजर्शन, डिजर्शन के लिए D, देन मेंटेनेंस M, इम्प्रिजनमेंट I, मैरिटल ऑब्लिगेशन M, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देन इम्पोटेंसी I, देन इंसैनिटी I, पुबर्टी P, एंड देन क्रुएलिटी C। और इसका जो हम अभी फॉर्म बनाएंगे याद रखने के लिए, अभी हम इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। हेयर D M I O I P C, और अब हम इसे याद रखेंगे। DM इज ऑफिसर इन IPC। इस तरीके से हम ये 8 के 8 ग्राउंड जो है वो शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेते हैं। अभी मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। DM इज ऑफिसर इन IPC, और ऐसे हमने ये 8 के 8 ग्राउंड जो हैं वो याद कर लिए। और अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 9 पे, जिसमें कि ये एक रेजिडुअरी ग्राउंड है कि कोई और भी ग्राउंड जिसे वैलिड रिकॉग्नाइज किया जाएगा मुस्लिम लॉ के अंडर, उसके अंडर भी यहाँ हम वाइफ को डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। अब प्रोविजोज दे रखे हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या होना चाहिए अगर हमें इन अबव ग्राउंड्स के ऊपर अगर हमें डिवोर्स चाहिए तो हमें क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। तो प्रोवाइडेड कोई भी डिक्री जो कि क्लॉज 3 के अंदर पास की गई है, वट इट मीन इज़ कि अगर हस्बैंड को 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई है तो जब तक कि वो डिक्री फाइनल नहीं हो जाती, जब तक कि उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो फाइनल नहीं हो जाती, तब तक हमारी जो डिक्री है वो पास नहीं होगी। मतलब वाइफ को डिवोर्स तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो फाइनल नहीं हो जाती। अगर अपील है तो अपील फाइल की जाए, या अगर अपील फाइल नहीं की है तो जो टाइम पीरियड है अपील का वो इलाप्स हो जाए, देन उसके बाद ही डिक्री जो है वो फाइनल की जाएगी। उसके बाद अगर डिक्री जो है वो डिजर्शन के केस में पास की गई है तो वो जब तक इफ़ेक्ट नहीं लेगी 6 महीने, जिस दिन भी वो डिक्री पास हुई है उसके 6 महीने तक वो इफ़ेक्ट नहीं लेगी। और अगर हस्बैंड इन पर्सन या किसी ऑथराइज एजेंट के थ्रू उस पीरियड में आ जाता है 6 महीने में और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि वो अपनी कंजुगल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर्ड है, तो कोर्ट उस डिक्री को सेट असाइड कर देगा। उसके बाद C में कहते हैं ये कि अगर हम जो डिक्री है वो पास करवा रहे हैं जहाँ हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं कि अगर क्लॉज 5 में हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है और हमें वाइफ को जो है वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया है, तो अगर हस्बैंड एप्लीकेशन फ़ाइल करता है और तो उस केस में कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है कि हस्बैंड कोर्ट को सेटिस्फाई करे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर।
1 साल के अंदर अंदर उसको बताना होगा कि अब मैं इम्पोर्टेंट नहीं रहा और मैं अपनी कंजुगल ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। और अगर हस्बैंड ऐसा सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को इस पीरियड में, तो डिक्री जो है वो पास नहीं की जाएगी। तो इसमें एप्लीकेशन लगा सकता है हस्बैंड कि भाई मैं अब इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और वो प्रूव कर सकता है अपनी रिप्रोडक्टिव स्किल्स को। देन सेक्शन नंबर 3 में बात करते हैं उन नोटिस कहाँ जाएगा, ऑन द एयर्स ऑफ हस्बैंड जाएगा जब हस्बैंड के वेयर अबाउट्स नोन नहीं है, लाइक इन केस ऑफ डिजर्शन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2। तो उस केस में नोटिस जो है वो हम कहाँ सर्व करवाएंगे? तो नोटिस जो है वो सर्व होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन्स हु वुड हैव बीन द हेयर ऑफ हस्बैंड इफ अंडर मुस्लिम लॉ इफ ही हैड डाइड। जो लोग उसके मरने के बाद उसके एयर्स होते हैं, उनके नेम एंड एड्रेस पे हम जो है वो एयर्स नोटिस जो है वो भिजवाएंगे। और नोटिस ऑफ द सूट शैल बी सर्व्ड ऑन सच पर्सन, ठीक है। और सच पर्सन शैल हैव द राइट टू बी हर्ड इन द कोर्ट। उनको ऑडियल्टम पार्टम भी दिया जाएगा, उन लोगों की बात भी जो है हम लोग सूट के टाइम पे सुनेंगे। और प्रोवाइजो में ये बताया गया है कि जो पैटर्नल अंकल और ब्रदर ऑफ द हस्बैंड हैं, मीन्स उसके चाचा और उसके भाई, चाहे वो साइट किए गए हैं या नहीं, अगर वो हैं, इफ़ दे आर इन एग्जिस्टेंस, चाहे वो हेयर हैं या नहीं, उन्हें पार्टी बनाया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 4, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ। सरला मुदगल जैसे इंपॉर्टेंट केस के बाद इस सेक्शन का रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार MCQs जब आप प्रिपेयर करते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर जो मैरिड मुस्लिम विमेन है वो इस्लाम को रेनाउंस कर देती है, तो क्या उसके बाद उसकी जो मैरिज है वो इप्सो फैक्टो ऑन इट्स ओन डिसॉल्व हो जाती है? तो इसका आंसर हमें इसी सेक्शन में मिलेगा। सेक्शन 4 कहता है द रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय अ मैरिड मुस्लिम विमेन और हर कन्वर्जन टू अ फेथ अदर देन इस्लाम, या तो वो इस्लाम छोड़ दे या वो किसी और फेथ में कन्वर्ट हो जाए, उससे जो उसकी मैरिज है वो अपने आप डिसॉल्व नहीं होगी। प्रोविज़ो भी है। प्रोविज़ो कहता है कि ऐसे रिनंसिएशन या कन्वर्जन के बाद विमेन जो है वो डिक्री ले सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए सेक्शन 2 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही। सेक्शन 2 में जो अभी ग्राउंड्स हैं, अगर वो कन्वर्ट भी हो गई है या उसने अगर इस्लाम रिनाउंस भी कर दिया है, उसके बाद भी वो सेक्शन 2 के किसी भी ग्राउंड में डिवोर्स फाइल कर सकती है अगर कोई ग्राउंड मेडअप होता है तो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़ो कहता है इस सेक्शन के कोई भी प्रोविजंस उस विमेन पे अप्लाई नहीं करेंगे जो कि शादी के टाइम उसने इस्लाम में कन्वर्ट किया, किसी और शादी के टाइम उसने इस्लाम में कन्वर्ट किया किसी और फेथ से, और फिर उसने अपना फॉर्मर फेथ जो है वो री एम्ब्रेस कर लिया। मान लीजिए कोई हिंदू थी और उसने शादी की मुस्लिम में कन्वर्ट होने के बाद, एंड देन वो मुस्लिम से वापस फिर हिंदू में कन्वर्ट हो गई, तो उस केस में उसके ऊपर ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। तो उसका क्या स्टैंड रहेगा? उसका स्टैंड ये रहेगा फ्रेंड्स कि उनकी जो शादी है वो इप्सो फैक्टो डिसॉल्व हो जाएगी और उसे ज़रूरत नहीं है सेक्शन 2 के ग्राउंड्स के अंदर केस फाइल करने की। अब सेक्शन 5 जो है वो डार के बारे में बताता है कि राइट ऑफ डार जो है वो अफेक्ट नहीं होता इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न से किसी भी मैरिड वुमेन का जो कि मुस्लिम लॉ के अंडर जिसने शादी की है उसका डावर का कोई भी राइट जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। और सेक्शन 6 जो है वो रिपील कर दिया गया है बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1942। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारा ये एक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। आई होप आपको ये बहुत काम आया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक वीडियो पे कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और कमेंट में मुझे लिख के ये भी बताइए कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या आपके जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उनको आंसर करूँगी। एंड आप चाहें तो आप नया टॉपिक भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।